ओके, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा कि एंजाइम्स की डिस्कवरी, कि किसने डिस्कवर किया, किस तरह से डिस्कवर हुआ और कैसे एंजाइम्स का नाम रखा गया। तो सबसे फर्स्ट अगर हम डिस्कवरी देखते हैं, क्या हमारा टॉपिक है बच्चे एंजाइम। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग देखें कि किसने डिस्कवर करा, तो सबसे फर्स्ट इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। आपको पता है लुइस पास्चर जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे फर्स्ट फर्मेंटेशन भी बताया था। और इन्होंने ही जब हम लोग इवोल्यूशन वाला चैप्टर बताते हैं पढ़ते हैं तो उसमें भी इन्होंने बताया कि न्यू लाइफ जो है वो एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग से या इनऑर्गेनिक मैटर से एकदम से अराइज नहीं होती है। तो लुइस पास्चर जो थे उन्होंने सबसे पहले देखा कि जो फर्मेंटेशन कैरिड आउट होता है, जो फर्मेंटेशन कैरिड आउट होता है दैट इज बाय द यीस्ट। यीस्ट फर्मेंटेशन कॉज करती है, इसलिए उन्होंने कहा कि यीस्ट के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो फर्मेंटेशन कॉज करता है। फर्मेंटेशन का मतलब वो कि ग्लूकोज से एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये तो अब हमको पता है कि ग्लूकोज के एनारोबिक रेस्पिरेशन से C2H5OH प्लस CO2 इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनना इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो लुइस पास्चर ने बताया कि फर्मेंटेशन किसकी वजह से होता है बच्चा, यीस्ट की वजह से होता है। तो इसलिए उन्होंने इस बोला कि कुछ कोई रिस्पॉन्सिबल है, कोई चीज रिस्पॉन्सिबल है और उन्होंने उसका नाम दिया फर्मेंट्स। मतलब एंजाइम नाम नहीं आया, क्या नाम आया, फर्मेंट्स आया। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट का जो नाम आपको याद रखना है दैट इज बुचनर, एडवर्ड बुचनर। एडवर्ड बुचनर जो थे बेटा, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने यीस्ट में से एंजाइम को एक्सट्रैक्ट आउट किया था। यानी एडवर्ड बुचनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एक्सट्रैक्टेड आउट द एंजाइम फ्रॉम द यीस्ट सेल। पहले बताया लुइस पास्चर ने कि यीस्ट सेल में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है। एडवर्ड बुचनर ने कहा कि ठीक है देखते हैं, निकालते हैं। उन्होंने कहा कि यीस्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, यीस्ट के अंदर कुछ केमिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये प्रोसेस होता है। तो उन्होंने वो एंजाइम एक्सट्रैक्ट आउट किया। तब तक इसका नाम एंजाइम नहीं था, तब तक वो उसे फर्मेंट ही कहते थे। एक्चुअली नेम एंजाइम किसने दिया बेटा, एंजाइम नेम वाज गिवन बाय कोहने। ये वाला क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? पहला पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये पूछे कि सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो आप बोलोगे लुइस पास्चर ने। सबसे फर्स्ट एंजाइम लिविंग बीइंग में से किसने एक्सट्रैक्ट आउट किया, तो द नेम विल बी बुचनर। और अगर बोले वो कॉइन्ड, किसने नाम दिया, तो कोहने कॉइन्ड, उन्होंने नाम दिया एंजाइम। अब इन्होंने नाम एंजाइम क्यों दिया बच्चा? एन का मतलब होता है विद इन, इनसाइड। एन का मीन्स विद इन या फिर इनसाइड, और जाइम मीन्स होता है यीस्ट। ओके बच्चा, जाइम मीन्स यीस्ट। तो उन्होंने कोहने ने ये बोला कि ये जो सब्सटेंस है जो फर्मेंटेशन कैरिड आउट करता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द यीस्ट, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया बच्चा, एंजाइम नाम दे दिया। तो इस तरह से एंजाइम्स डिस्कवर और नेमिंग हुई। क्लियर है यहां तक बच्चा? क्लियर है या नहीं बच्चे? यस मैम। ओके, सॉरी। नेक्स्ट चीज जो आते हैं हम लोग एंजाइम से रिलेटेड कि भाई किसी भी सेल में कितने एंजाइम्स होते हैं। तो यूजुअली देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल। हर सेल में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं
कुछ बुक्स में उसका नंबर 3000 दे रखा है, कुछ बुक्स में इसका नंबर 5000 दे रखा है। तो द नंबर ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द सेल, एक सेल की बात कर रहे हैं, 3000 से लेके 5000 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप ये सोचोगे कि इतने सारे एंजाइम एक सेल में करते क्या है? तो एक्चुअली क्या है बच्चा कि एंजाइम जो है ये is essential for carried out all the metabolic process, यानी कि एंजाइम किसके लिए essential है? essential to carry out या carried out all metabolic process। ठीक है जी, सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कैरिड आउट करते हैं। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस में एनाबॉलिक प्रोसेस भी होते हैं, यानी ब्रेकिंग डाउन सिंथेसिस भी होता है, और कैटाबॉलिक प्रोसेस भी होता है, यानी ब्रेकिंग डाउन भी होता है। तो कोई भी, यानी कि चाहे तो फॉर्मेशन या फिर ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉन्ड हो रहा है, तो उसके अंदर एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट चीज आते हैं कि व्हाई एंजाइम इज रिक्वायर्ड। व्हाई एंजाइम इज रिक्वायर्ड कि भाई 3000 से 5000 एंजाइम प्रेजेंट है। हमने कहा कि सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एंजाइम्स की जरूरत है। तो फिर बात आई कि ठीक है जी, तो अब एंजाइम्स ऐसा क्या कर देते हैं कि भाई मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। तो एंजाइम्स क्या है बच्चा? एंजाइम्स आर, हम लोग कह सकते हैं, दीज आर द बायोकैटलिस्ट। हम आपके नेटवर्क में बच्चा कोई बात नहीं, मेरे नेटवर्क में अगर इश्यू भी है तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बेटा। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट। अब ये बायोकैटलिस्ट का क्या मीनिंग होता है? कैटलिस्ट एक वर्ड होता है बच्चा जो हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आर द inorganic metal, or it can be anything which increases the rate of reaction without utilizing itself। जब हम केमिस्ट्री में कैटलिस्ट को डिफाइन करते हैं तो कैटलिस्ट को हम कह देते हैं these are the chemical, they can be either metal or the non metal, कुछ भी हो सकता है, which increases the rate of reaction without utilizing themselves, यानी अपने आप को यूटिलाइज किए बिना अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं तो उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि एंजाइम्स आर द एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यानी दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन किसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं? इन द लिविंग बीइंग। इनके अंदर इंक्रीज करते हैं, लिविंग बीइंग के अंदर इंक्रीज करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चा? बायोकैटलिस्ट कहते हैं। तो अब डेफिनेशन क्या हो गई बेटा कि या why these enzymes are needed? तो because the enzymes increases the rate of reaction without utilizing themselves, that's why the enzymes are necessary in our body। इसका मैंने एग्जाम्पल पहले भी ले लिया था बच्चा, फिर वापिस से मैं वही सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ बिकॉज इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी ऑल्सो। मैंने आपको बताया था कि हमने एक लाइन पढ़ी थी एनसीईआरटी में कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है दे आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, ये तो सबको पता है। लेकिन मैंने उसमें एक लाइन और बताई थी आप लोगों को कि even some of the physical phenomena is also carried out by the help of enzyme। यानी कि लिविंग बीइंग के अंदर केवल केमिकल फिनोमिना, केमिकल रिएक्शन ही एंजाइम से कैरिड आउट नहीं होती। फिजिकल फिनोमिना मतलब जैसे डिफ्यूजन, वो भी एंजाइम से कैरिड आउट होते हैं, क्योंकि हमको हमारे अंदर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ बच्चा। वहां पे ये एग्जांपल था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, शायद आप लोगों को दोबारा से याद आ जाएगा। अगर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग बात करते हैं तो 23 + 7 70
70% ऑफ CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है बेटा? दिस CO2 कंबाइन विथ H2O टू फॉर्म H2CO3 carbonic acid, and this carbonic acid break down into H ion plus bicarbonate ion. इसमें ब्रेक होता है। ये कंप्लीट प्रोसेस जो है बेटा, वो कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को फिर मैं इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करूंगी तो शायद याद आ जाए। ये प्रोसेस चलता है आरबीसीज, इसमें चलता है बच्चा आरबीसीज में चलता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल में चलता है। अब अगर यही प्रोसेस बिना एंजाइम से हो, एंजाइम नहीं हो, तो ये रिएक्शन केवल 200 मॉलिक्यूल बनेंगे बच्चा। 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 विल फॉर्म पर आवर। एक घंटे में केवल 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बनेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। लेकिन अगर यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट हो जाए, कौन सा बच्चा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये जब हम लोग वो करेंगे ना बच्चा, रेस्पिरेशन चैप्टर, तब भी पढ़ेंगे। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम अगर प्रेजेंट होगा तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कितनी इंक्रीज हो जाएगी? इट विल बिकम 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। 6 लाख मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे बेटा CO2 और H2O के H2CO3। और कई बार ऑप्शन में 6 लाख की जगह क्या आ जाता है बच्चा? अगर अपन इसको उसमें कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 360 है ना। 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको 360 पर मिनट, और अगर 1 मिनट 60 इंटू 3600 206 36 कैरी 3 21,600 lakh 121 पर आवर। तो बेटा ये किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। अगर पर सेकंड का पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस 6 लाख मॉलिक्यूल H2CO3 बनाता है पर सेकंड में। अगर पूछ लिया पर मिनट में कितना बनाता है, तो 6 लाख को आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। और अगर पूछ ले पर आवर कितना बना रहा है, तो पर आवर आपको उसे 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो 21,600 लाख पर आवर। यानी अगर हम देखें तो द टर्न ओवर नंबर इंक्रीजेस मैनीफोल्ड। कहाँ तो 200 मॉलिक्यूल थे, कहाँ 21,600 लाख, है ना। अगर अपन इसको करें तो बिलियंस में चले जाएंगे, मिलियंस बिलियंस में चले जाएंगे नंबर। तो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एंजाइम की वजह से। तो हम एक सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि एंजाइम इंक्रीजेस द टर्न ओवर नंबर। एंजाइम क्या इंक्रीज कर देता है? टर्न ओवर नंबर। अब बात आती है कि व्हाट इज टर्न ओवर नंबर। तो टर्न ओवर नंबर कि हाउ मेनी सबस्ट्रेट, जैसे सपोज S1 एक सबस्ट्रेट है, S2 ये दूसरा सबस्ट्रेट, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। कंबाइन होके इन्होंने क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया P। तो हाउ मेनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने सबस्ट्रेट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कहलाता है उसका टर्न ओवर नंबर। तो एंजाइम क्या इंक्रीज कर देता है बच्चा? एंजाइम इंक्रीजेस इट्स टर्न ओवर नंबर। वो इसका टर्न ओवर नंबर इंक्रीज कर देता है। क्लियर है बच्चा यहां तक? यस मैम। ओके। अब आता है बच्चा
हमारे एनसीईआरटी बुक में एक और टॉपिक दे रखा है कि टॉपिक दे रखा है केमिकल रिएक्शन। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन दे रखी मैम है टर्नओवर नंबर कैसे बढ़ाता है? आपने वो भी अभी बता मैं, हाँ नहीं नहीं, अभी मैंने ये नहीं बताया कि कैसे बढ़ाता है। जब हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन करेंगे कि हाउ इट इंक्रीजेस द टर्नओवर नंबर, तब मैं बताऊंगी। अगर मैं अभी आप लोग सिर्फ एक लाइन में सुनना चाहते हो तो मैं ये कहूंगी कि इट लोअर्स डाउन द ट्रांजिशन एनर्जी। ठीक है, तो वो मैं अभी समझाऊंगी इसी पीरियड में ही, मैं शायद मोस्ट प्रोबेबली समझा दूंगी इसी आज की क्लास में। तो वो क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर कर देता है, वो बताती हूँ। अब अपनी एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड दे रखा है बच्चा, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन दो तरह की, केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है। एक हो गई इनऑर्गेनिक और एक हो गई ऑर्गेनिक। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन दे रखी है और वो रिएक्शन दे रखी है बच्चा BaOH होल ट्वाइस, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब H2SO4 के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो आपको याद होगा ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। 10th क्लास में पढ़ा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बनाता है BaSO4 प्लस H2। ठीक है, BaSO4 प्लस H2O बैलेंस आप कर लेना। तो अब इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है ये एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन। इस इनऑर्गेनिक रिएक्शन को फास्ट करने के लिए अगर हमें जरूरत होती है तो हम यूज करते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट। ठीक है जी। अब बात आती है कि यहाँ पे हमें क्या स्टडी करनी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैटलिस्ट एंड एंजाइम, क्योंकि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन आर नॉट कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, ऑर्गेनिक रिएक्शन आर आल्सो कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन लिविंग बीइंग की बॉडी में हो रही है, किसी भी लिविंग बीइंग, केवल हमारी नहीं, बैक्टीरिया, फंजाई, किसी में भी अगर हो रही है तो देन इट इज कैरिड आउट बाय एंजाइम्स। तो इसलिए हम उन्हें कह देते हैं बायोकैटलिस्ट। तो हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैटलिस्ट एंड द बायोकैटलिस्ट। तो अगर हम इसमें डिफरेंस देखें, कैटलिस्ट एंड बायोकैटलिस्ट, सिमिलैरिटी तो दोनों में सेम है। बोथ इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट यूटिलाइजिंग देम्स। ये तो दोनों के लिए ही सेम डेफिनेशन आ जाता है। डिफरेंसेस देखें तो क्या काम करेंगे। तो जो कैटलिस्ट होते हैं बच्चा, सबसे फर्स्ट डिफरेंस होता है कैटलिस्ट में कि दिस कैटलिस्ट दे कैन वर्क वेल, they can work well at very high temperature and pressure। यानी कैटलिस्ट जो काम करते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करते हैं। 10th क्लास में आप लोगों ने इवन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल पढ़ा होगा कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो उसकी भी क्या करी जाती थी, वेपर्स कंडीशन में, और वेपर्स यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर, और बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर यानी कि हाई टेम्परेचर। तो वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर वर्क करते हैं कौन बच्चा? कैटलिस्ट। जबकि एंजाइम जो होते हैं दे वर्क वेल इन a narrow range of temperature, narrow range of temperature, mostly हम कहते हैं 30 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये काम करते हैं। ऑप्टिमम, मैक्सिमम जो काम होता है
वो 30 से 40 डिग्री के बीच में काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे कैन नॉट वर्क एट वेरी हाई टेम्परेचर और दे कैन नॉट वर्क एट अ वेरी लो टेम्परेचर। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन ऑल्सो, वो एक्सेप्शन याद रखना। ये तो हमने ये कहा कि जो लिविंग बीइंग मोस्टली के अंदर ये 30 से 40 डिग्री के बीच में ऑप्टिमम काम करते हैं। अब बेटा कुछ एनिमल होते हैं दोज हु लिव इन द हॉट वेंट्स। हॉट वेंट्स क्या होते हैं? जो गर्म पानी के झरने होते हैं, है ना, जमीन में से बहुत गर्म पानी के निकलते हैं झरने, या गर्म पानी के वेंट्स निकलते हैं, एकदम भाप की तरह ऊपर निकलता है। तो वहां का टेम्परेचर यूजुअली 100 से अबव डिग्री, मतलब 100 डिग्री एंड अबव है। तो those bacteria which live in the hot vents or hot water spring, जो बैक्टीरिया हॉट वेंट्स या हॉट वाटर स्प्रिंग में रहते हैं, उनके अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं which can tolerate very high temperature, जो बहुत हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि 12th क्लास में है, तो ये एग्जांपल उसके साथ में हमारा क्यूमुलेट हो जाएगा। 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में एक एग्जांपल दे रखा है, एंजाइम का नाम लिख रही हूं मैं, टेक पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम है बच्चा टेक, TAQ, टेक पॉलीमरेज। ये एंजाइम जो है ये पॉलीमराइजेशन यानी कि डीएनए या आरएनए की रेप्लिकेशन, या हम कहें डीएनए के रेप्लिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। तो बेटा जो ये टैक वर्ड लिया है ना, ये कहां से लिया है? थर्मस का तो टी ले लिया और एक्वेटिकस का AQ ले लिया, और पॉलीमरेज तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन करता है हमारी बॉडी में भी, अगर जो एंजाइम डीएनए का रेप्लिकेशन करता है उस एंजाइम को पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। तो इनके अंदर भी वो डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं, इसलिए हम कह देते हैं पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पे अभी साइड में आप लोग एक और चीज लिख लो, दो एक्सप्लेन 12th क्लास में होएगा, लेकिन साइड में लिख लो कि इस टेक पॉलीमरेज का हम यूज कहाँ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो अपन यूज करते हैं बेटा PCR। अभी तो ये नाम सबको कॉमन है, बता सकते हो PCR की फुल फॉर्म क्या है? कोई बच्चा PCR की फुल फॉर्म बता सकता है? आजकल तो कोरोना का टेस्ट करवाने जाते तो लिखा रहता है ना RT-PCR, नहीं? मैम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर वेरी ऐसे गुड, कुछ होता है। हाँ यही होता है। RT का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब क्योंकि कोरोना का जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है बेटा, और RNA जो है वो रेप्लिकेशन कर नहीं सकता, तो RNA उल्टा रेप्लिकेशन करता है। देखो हम ये कहते हैं कि डीएनए से डीएनए बनना इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। ओके बच्चा, और डीएनए से आरएनए बनना इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, लेकिन आरएनए से आरएनए नहीं बन सकता। लेकिन भाई अगर किसी का जेनेटिक मटेरियल ही आरएनए हो तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल आरएनए की कॉपी कैसे बनाएगा? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आरएनए से आरएनए नहीं बन सकता। तो जब आरएनए से आरएनए नहीं बन सकता तो भाई कोरोना मल्टीप्लाई कैसे होता है? बिना कॉपी के तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो वो क्या करता है बच्चा, पहले वो आरएनए से बनाता है डीएनए और फिर वो डीएनए से बनाएगा आरएनए। तो पहले आरएनए से डीएनए उल्टा प्रोसेस चल गया, और किसका प्रोसेस उल्टा चला है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन का, है ना? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस उल्टा चला है।
तो जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस उल्टा हुआ है बच्चा, तो इसलिए हम इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम कहते हैं आरटी। और पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमारे नोज में से, बकल कैविटी में से वो लोग स्वैब निकालते हैं, थोड़ी सी सेल्स निकाल लेते हैं। उन सेल्स को मल्टीप्लाई करके उसमें ये देखा जाता है कि वायरस है या नहीं। तो उस वायरस के नंबर को मल्टीप्लाई, पहले तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, फिर उसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे नोज में वायरस है तो वो मल्टीप्लाई करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होएगा और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर मेरे अंदर वो वायरस है ही नहीं तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी नहीं होगा और पीसीआर भी, वो तो डालेंगे पीसीआर करवाने के लिए, आरटी के लिए भी एंजाइम डालेंगे, लेकिन क्योंकि आरएनए है ही नहीं तो किसका आरटी पीसीआर होगा, तो फिर मेरा टेस्ट क्या आ जाएगा बच्चा, नेगेटिव टेस्ट आ जाएगा। तो खैर यहाँ पे हम बात कर रहे थे टैग पॉलीमरेज एंजाइम की, ये आपको याद रखना है। दे आर प्रेजेंट इन द थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, लेकिन हम यहाँ पे किस विषय में बात कर रहे हैं, दीज एंजाइम कैन टॉलरेट 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस को टॉलरेट कर लेते हैं, जबकि नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में 100 डिग्री सेल्सियस तक आते आते एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। यह वर्ड याद रखना, डी नेचर। डी नेचर मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका नेचर बेकार हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो डी नेचर, तो ये हो जाते हैं। ये तो हो गया एग्जांपल बहुत हाई टेम्परेचर का। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लें कि लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में आपने देखा होगा एंटार्क्टिक एरिया में फिशेस भी प्रेजेंट होती हैं, एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो हाउ दे कैन सर्वाइव, तो दे हैव द एंजाइम्स which can tolerate very low temperature and still remain active. ये वर्ड याद रखना, ये सेंटेंस, they can tolerate low temperature and still remain active। देखो मेरी बॉडी में भी एंजाइम लो टेम्परेचर पर टॉलरेट तो कर लेगा, लेकिन वो इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। देखो एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, हम लोग किसी भी खाने को या कोई भी चीज को फ्रेश रखना होता है तो उसको फ्रिज में क्यों रखते हैं, बता सकते हो? Why we keep the things in लोअर fridge? टेम्परेचर प्रोवाइड करता है रेफ्रिजरेटर। हाँ, उससे क्या होगा मैम लोअर वो टेम्परेचर एंजाइमिक से? एक्टिविटी, मैम एंजाइमिक एक्टिविटी लो कर दे। वेरी गुड, क्योंकि लोअर टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। जब एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है तो जो फ्रूट है या वेजिटेबल्स है या कोई भी मिल्क है उसके अंदर एंजाइम वर्क नहीं कर पाता, तो वो ज्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहता है। तो ये रीजन रहता है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है लो टेम्परेचर पर एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। याद रखना, लो टेम्परेचर पर एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो जाएंगे बच्चा, एक्टिव डीनेचर। डीनेचर, एग्जैक्टली दीपक। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर, लो टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिवेट इनएक्टिव। वेरी गुड। और हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर। डीनेचर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ना भाई, डीनेचर में या इसमें क्या डिफरेंस है? तो बच्चा डीनेचर एंजाइम जो होता है ना वो फिर वापस से नॉर्मल नहीं हो सकता। यानी अगर मेरी बॉडी में एंजाइम डीनेचर हो गए ना तो मेरी डेथ ही है, मैं मर ही जाऊंगी, मैं ठीक नहीं हो सकती किसी भी हालात में। लेकिन अगर मेरे एंजाइम इनएक्टिव हो गए हैं तो मेरे सर्वाइवल का रेट फिर भी हाई रहेगा, यानी कि मेरे सर्वाइव होने के, वापस से नॉर्मल होने की कंडीशंस रहेंगी। लेकिन अगर मेरे एंजाइम डीनेचर हो गए तो डेथ है, सिंपल। आप लोगों ने सुना होगा बच्चा कि लोगों को लू लगने से मौत हो जाती है, लू लगने से मौत हो जाती है। क्यों मौत हो जाती है पता है? मैंने अपनी लाइफ में
बिल्कुल सामने के सामने एक बंदे को लू से मरते हुए देखा। और एक बार मुझे भी लू लगी थी बेटा, आप लोगों को शायद कभी नहीं लगी हो, मैं बताती हूँ, मतलब तब मैं आप लोगों को उसका एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद एक बार एमएससी कर रही थी, बच्चे जयपुर से आते थे, ट्रेन से आना होता था, गर्मियों में पेपर होते थे मई जून में, तो पेपर दे के मैं आ रही थी, तो मैं वो बता रही हूँ जिस पर्सन का मैंने डेथ देखी बेटा। पुष्कर राजस्थान में है, हम लोग गए हुए थे, एक लेडी थी, काफी ओल्ड थी वैसे तो, लेकिन वो चल के आ रही थी और आते आते ही एकदम से गिर गई, और बच्चा गिरते ही उसकी